यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करने वाले क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, 2024 प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है, या मैं यूं कहूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ है उनके क्वेश्चंस की समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस प्रीलिम्स के पूरी तरीके से बदल दिए हैं। अगर आप 2023 के प्रीलिम्स को पहले के प्रीलिम्स से कंपेयर करेंगे तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें ऑप्शंस होते हैं ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं जिसमें अब पावर ऑफ एलिमिनेशन का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपको सारे ऑप्शंस की समझ होनी चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम 2023 के प्रीलिम्स को लेकर बातें कर रहे हैं, उसको डीपली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इस तरीके से बात कर रहे हैं कि पहले सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यूपीएससी किस तरीके से पूछता है, फिर डबल स्टेटमेंट, फिर ट्रिपल और फोर एंड मोर, इस तरीके से हम बात करेंगे। अभी सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, जो इस क्लास का पर्पस है, वो ये आपको सिखाना, ये बताना कि बिना नॉलेज के आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही अपने नॉलेज के बेस पर जो भी आप मार्क्स ला सकते थे, जो आप बैठते प्रीलिम्स 2024 में आपने पढ़ाई की है, तो जितने आप मार्क्स ला सकते थे उसमें 20 से 25% मार्क्स को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कुछ यूनिक स्किल के द्वारा। प्लस होता ये, हम जब प्रीलिम्स में बैठते हैं तो ऑप्शंस के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है क्वेश्चंस में, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ सही सही सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना। और साथ ही यूपीएससी के माइंड को समझना कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस को सेट करता है। एक बार आपने उसे समझ लिया ना, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी, फिर आप अपने माइंड को उसके अनुसार ट्रेन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम सेट डी को लेकर बातें कर रहे हैं। आप इसे डाउनलोड कर लें या फिर हार्ड कॉपी रख सकते हैं ताकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 पर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 88 है। ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आप जानते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि आंसर कौन सा है, इसीलिए ये टफेस्ट माने जाते हैं। तो एक चैलेंज आप एक्सेप्ट करिए, क्या इस क्वेश्चन को आप बिना नॉलेज के सॉल्व कर सकते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सपने में भी इसको बिना नॉलेज के सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो आप पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हैं। आइए अब हम बातें करते हैं। क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर constructed a large dam across Tungabhadra river and a canal cum adequate aqueduct several kilometers long from the river to the capital city? कि इनमें से वो कौन सा रूलर है विजयनगर एम्पायर का जिसने एक बड़ा सा डैम बनवाया तुंगभद्रा रिवर के अक्रॉस में, और एक साथ में कनाल बनवाया, कम एक्विडक्ट, इसमें फंसिएगा नहीं इन सब में, बस समझिए कि एक डैम बनाया, एक कनाल बनाया, नाला आप समझ लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, जो कि बहुत कई सेवरल किलोमीटर का था, कई किलोमीटर्स में, नदी से लेकर कैपिटल सिटी तक, राजधानी तक बनवाया। ये देखकर आपको लगेगा कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें से किसने ऐसा डैम बनवाया, ऐसा कनाल बनवाया, लेकिन भूल जाइए उसको। देखिए हम किस तरीके से, अलग तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिए। क्या कहा जा रहा है कि लार्ज डैम बनवाया, लार्ज डैम बनवाया, ठीक। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि वो कई किलोमीटर का था और रिवर से लेके कैपिटल सिटी तक का, कैपिटल सिटी तक का। तो अब मेरा आपसे सवाल एक ये है
कि इतना बड़ा डैम और वो भी राजधानी तक, ये कौन बना सकता है? जिस भी जिस भी वंश की बात की जा रही हो, जिस भी एम्पायर की बात की जा रही हो, वो कोई ना कोई बहुत इम्पोर्टेंट राजा रहा होगा। तभी अब देखिए, यूपीएससी ने अगर क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब, या फिर ऐसे भी बात करें तो उस समय जिन कामों की चर्चा की जाती थी, वो होते थे कि कोई राजा महान हुए हैं, उन्होंने कोई बहुत महान काम किया है, तो उसकी चर्चा की जाती थी। तो हमें ये ढूंढना है दो आधार पर कि अब देखिए, एक लार्ज डैम बनवाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी पहले तो एक ऐसा राजा जिसके पास पहले तो बहुत पैसा होना चाहिए, उन महाराजाओं के पास तो ऐसे भी होते थे। और दूसरा, कैपिटल सिटी की बात की जा रही है, मतलब वो कोई ऐसा राजा होना चाहिए जिसमें ये क्षमता हो कि उसने उस कि वो अपने जगह को, किसी जगह को भी राजधानी का नाम दे सके कि ये मेरी राजधानी है। और दूसरी बात ये, एक और सवाल है मेरा कि आपने विजयनगर एम्पायर अगर पढ़ा है हिस्ट्री में, और हम तो पढ़ते ही हैं, इसको आप कैसे छोड़ सकते हैं? इसके बिना बात बनने वाली नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए कि कौन कौन से फेमस विजयनगर एम्पायर के राजा हुए? तो हमें इन तीन आधार पर किसी एक ऐसे नाम को ढूंढना है जो ये करने में सक्षम हो, इस तरीके का काम, जो कि एक बहुत फेमस हो। और ऐसा नाम इन चारों में देखिए, आप बताइए कि इसमें से किस नाम को आपने पढ़ा है और किन नामों को नहीं पढ़ा है। क्या आपने देवराय वन को पढ़ा है? मल्लिकार्जुन को पढ़ा है क्या? ये वीर विजया को पढ़ा है क्या? वीरूपाक्षा को पढ़ा है क्या? जब आप इसे पढ़ेंगे तो एक नाम छोड़कर आपको लगेगा कि और बाकी के जो तीन नाम है ये आए कहाँ से? ये तो जनरली सुनने में भी नहीं आए, हमने गौर से पढ़ा भी नहीं, हल्का फुल्का देखा होगा कहीं पे। तो आप तीन नामों को उस आधार पर बड़े आसानी से कैंसिल कर लेंगे कि ये तीनों तो मुझे लगता नहीं है कि मैंने कभी पढ़ा है या ऐसा कुछ। और मान लीजिए आपने देखा भी हो, तो आपको जो मेन फोकस करना है वो कहाँ, कि एक बहुत महान काम किया गया है, बहुत बड़ा डैम बनवाया गया उस समय लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करना। तो उससे क्या होता था, राजा की महानता गाई जाती थी, और फिर उस राजा को इम्पोर्टेंट राजाओं में गिना जाता था, और इम्पोर्टेंट राजाओं की लिस्ट तैयार होती थी। उसी हिसाब से हम आप पढ़ते भी हैं कि ये इम्पोर्टेंट राजाएं रहे हैं। और इम्पोर्टेंट राजा किनको कहा जाता, जिन्होंने कोई महान काम किया है। तो आप बताइए, इसमें से कौन कौन सा ऐसा नाम है जिसको आप फेमस राजाओं में विजयनगर एम्पायर के देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट राजाओं में रहे हैं, और बाकी कौन है जिनको आपने या तो सुना भी नहीं है या बहुत हल्के तौर पर पढ़ा होगा। और दूसरा, कैपिटल की भी बात की जा रही है, तो कोई महानतम ही होगा जो कि इतना लंबा किलोमीटर बनाएगा, वो भी राजधानी तक ले जाने की हिम्मत रखेगा, कि राजधानी डिसाइड भी कर सकता है। सिर्फ एक ही नाम है, वो है देवराया वन। इन तीनों नाम ना तो विजयनगर एम्पायर के फेमस नामों में आते हैं, ये तीनों नाम कोई फेमस राजा नहीं है विजयनगर एम्पायर के। और जनरली स्टूडेंट्स जो हैं इन्हें इम्पोर्टेंट राजाओं में पढ़ते भी नहीं हैं, जनरली नहीं ही पढ़ते हैं इनके बारे में, यूँ कहिए कुछ इम्पोर्टेंट राजाओं के बारे में ही पढ़ते हैं। देवराय वन हुए, कृष्ण देवराय, उनके बारे में, और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नाम हैं। तो गूगल करके देख लीजिए आप, ये आंसर है या नहीं। मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिर आगे मिलते हैं। देखिए, क्या आपको ज़रूरत पड़ा नॉलेज में जाने का, आपको एकदम पता होना चाहिए कि इसमें से किस राजा ने बनवाया। यूपीएससी इस तरीके से ऑप्शन सेट करता है, वो ये देखता है आपकी सोच की डेप्थ कितनी है, आप इस तरीके से सोच पाते हैं या नहीं, कि आप इन नामों में उलझ कर रह जाते हैं। वो नाम इसी तरीके से डिजाइन करेगा कि आप नामों में उलझ जाएं। अब देखिए, मल्लिका अर्जुन, अर्जुन का नाम सुन के महाभारत की याद है, अरे बड़ा महान योद्धा था, जरूर उसने बनवाया होगा। उसी से हम इसको उस अर्जुन से जोड़कर देखने लगते हैं। इमोशनल करने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। वीर विजय, देख रहे हैं कैसा नाम दे रहा है, वीर विजय, अरे बाप रे बहुत वीर था।
हमेशा विजय होता था, उसी ने बनवाया होगा, इमोशनल हो रहे हैं। विरूपाक्षा, गॉड को विरूपाक्षा गॉड से संबंधित है, तो अरे भगवान वाला बात है, हाँ उन्होंने ही बनाया होगा। तो इसमें फंस कर आपको जो लगेगा आप उस पे टिक कर देंगे। देवराया वन, आप उतना सोच नहीं पाएंगे, हो सकता है कि आप डायरेक्ट वहां, अगर आपने पढ़ा है तब तो ठीक है, लेकिन ये नाम इस तरीके से दिए गए हैं कि इन तीनों नाम के आगे ये नाम जो है पढ़ने में छोटा लग रहा है, उतना इमोशनल नहीं लग रहा है, लेकिन ये तीनों इमोशनल कर रहे हैं आपको। तो इन चीजों से बचते हुए आपको एक अलग लॉजिक के आधार पर सोचकर आपको आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी।